बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं हूं असद हबीब कासमी। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। दूसरा फेज़ है नर्सिंग प्रोसेस का। पहला फेज़ था असेसमेंट, जो हम पिछली क्लासेस में डिटेल में कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स इसके हैं, डेफिनेशन देखेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस की, स्टेप्स देखेंगे, नेंदा आई क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस को हम देखेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ दी नर्सिंग डायग्नोसिस। जो स्टेटमेंट बनती है रिटिन फॉर्मल एक स्टेटमेंट बनता है सर्टेन किस्म का, उसको भी हम देखेंगे कि क्या है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? क्लिनिकल जजमेंट अबाउट पेशेंट्स रिस्पॉन्स। क्लिनिकल जजमेंट, दिस इज द की पॉइंट। जजमेंट अबाउट पेशेंट्स रिस्पॉन्स, दिस इज अनदर की पॉइंट। रिस्पॉन्स, किस चीज का रिस्पॉन्स? प्रॉब्लम का और नीड का। लेकिन प्रॉब्लम रूटीन में भी तो दी ना, फाइनेंशियल। तो क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम पे भी कोई डायग्नोस बनेगी क्या? हेल्थ प्रॉब्लम पे जजमेंट बनेगी। अच्छा, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन जो हमारी बनेगी इंटरवेंशन वाले इम्प्लीमेंटेशन वाले फेज में, उसके लिए यहाँ से उस इंटरवेंशन की बेसिस मिलती है इसी फेज में से। एक बात। अच्छा, नर्सिंग डायग्नोसिस की जो बेस है वो असेसमेंट है, और नर्सिंग डायग्नोसिस जब हमने एक्यूरेट बना दी तो फिर हमारे लिए नर्सिंग इंटरवेंशन जो है ना वो करना, एक्यूरेट करना, और वो नर्सिंग इंटरवेंशन जो मोर इफेक्टिव हो वो फिर आसान हो जाएगा। तो अचीव डिजायर्ड आउटकम। डिजायर्ड आउटकम हमारा क्या है? इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट। आगे चलते हैं, स्टेप्स इन डायग्नोसिस। तो स्टेप्स 3 हैं: डेटा एनालिसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, रिस्क, स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेशन ऑफ डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। तो डेटा एनालिसिस क्या है? कंपेयरिंग द पेशेंट्स डेटा अगेंस्ट द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? देखिए, स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ द हेल्थ प्रोटोकॉल बाकायदा ऑर्गेनाइजेशंस ने ड्रॉ किया हुआ है। मिसाल के तौर पे स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर है 120/80 और पेशेंट का आ रहा है 70/90। तो कंपेयर करना है कि जो हमें फिगर पेशेंट का मिला है असेसमेंट में, क्या वो स्टैंडर्ड रीडिंग के मैचिंग में है, वेरिएशन तो नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल गिवन बाय दी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और हेल्थ प्रोफेशनल्स, उन्होंने जो स्टैंडर्ड एक सेट किया हुआ है कि मरीज का जो हेल्थ स्टेटस है वो ऐसा होना चाहिए, क्या वो है? इसमें वेरिएशन तो नहीं है। एक पेशेंट है जिसकी हम चेस्ट एग्जामाइन कर रहे हैं, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेस्ट के अंदर वीजिंग, रोंका या इस किस्म के साउंड्स नहीं होने चाहिए। अब हम जाएंगे बुक में, हम देखेंगे क्या वीजिंग आना नॉर्मल है, कंपेयर करेंगे नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द बुक्स ऑफ हेल्दी स्टेटस ऑफ अ पर्सन, उससे हम करेंगे कि क्या इसका जो हेल्थ स्टेटस है और स्टैंडर्ड में जो होना चाहिए क्या वही है, इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं है, कोई इसमें तब्दीली तो नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज जो इसमें नहीं होनी चाहिए है, कोई ऐसी चीज जो इसमें होनी चाहिए लेकिन नहीं है। तो कंपेयरिंग द पेशेंट्स डेटा अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स एंड आइडेंटिफाई गैप। आ गया, देखेंगे कि हम उसमें गैप तो नहीं है। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द हेल्थ के जो हेल्थ WHO कर लें, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दिए हुए हैं कि एडल्ट का रेस्पिरेटरी रेट इतना होना चाहिए, इसकी रेस्पिरेटरी स्टेटस ऐसा होना चाहिए, ये वाले साउंड्स उसके अंदर होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। तो जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है असेसमेंट में अगर वो मिली तो हम बोलेंगे ये नॉर्मल है, अगर उसमें वेरिएशन मिली तो हम कंपेयरिंग में लिखेंगे भाई इसके अंदर ये चीज़ हमें वेरी मिली। चलें आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, रिस्क एंड स्ट्रेंथ। डेटा एनालाइज करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको रिस्क कौन कौन से हैं और इसकी स्ट्रेंथ अपनी कौन कौन सी हैं, जिनको लेके फिर हम उसी की डायग्नोसिस बनाएंगे। तो नर्स डिटरमाइन करता है आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम, क्लासीफाई एज नर्सिंग, मेडिकल और कोलाबोरेटिव डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस भी बनती है, उसको ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसकी नर्सिंग प्रॉब्लम आ रही है, इसको मेडिकल की प्रॉब्लम आ रही है, फिर उसी हिसाब, इवन दोनों भी आ सकती हैं। कई जगहों पे सिर्फ नर्सिंग प्रॉब्लम और नर्सिंग डायग्नोसिस ही बनती है, मेडिकल की जरूरत ही नहीं होती। एक पेशेंट है जिसको माइनर सा साइकोलॉजिकल इश्यू है, उसको मेडिसिन की जरूरत ही नहीं है,
उसको काउंसलिंग पे और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सजेस्ट करेंगे और वो उसको इम्प्लीमेंट करेगा जाके, तो क्या उसको मेडिसिन लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? देखिए, एक बंदा एक दिन थका हुआ है, बहुत ज़्यादा थका हुआ है, जब उससे हिस्ट्री ली पता चला एक दिन पहले उसने लंबा चौड़ा सफ़र किया है, तो क्या उस सफ़र की वजह से अब उसको मेडिसिन देंगे क्या? रेस्ट कराएंगे। तो ये चीज़ नर्स जो ना यहाँ पे डिटरमाइन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम की और फिर इसकी क्लासिफिकेशन बनाएगा। आया इसको मेडिकल की डायग्नोज बनेगी या नर्सिंग की बनेगी, इवन कोलैबोरेटिव भी बनेगी, जिसे सर्जरी में होता है कोलैबोरेटिव बनती हैं। तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब ये कि एक डिफाइंड किस्म की स्टेटमेंट्स सेट की हुई हैं, वो हमें बनानी है, अनडिफाइंड नहीं। एक सेट की स्टैंडर्ड्स किस्म की स्टेटमेंट, जुमले बने हुए हैं, वो हमें बनानी है। हमें तो रैंडम मिला ना कि भाई असेसमेंट हमने की, इसको वॉमिटिंग है, इसको डायरिया है, इसको साइकोलॉजिकल इशू है, इसको फलाएं, इसको फलाएं, इसको फलाएं, तो वो स्टेटमेंट नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम को एक डिजाइंड एंड डिफाइंड टाइप ऑफ स्टेटमेंट में हमें फिर लिखना है, राइट डाउन करना है, अकॉर्डिंग टू नेंडा गाइडलाइन बनेगी। चलें आगे चलते हैं। नेंडा इंटरनेशनल, ये पहले सिर्फ नेंडा था, अब ये नेंडा आई हो गया, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोस्टिक एसोसिएशन, फाउंडेड इन 1982, became नेंडा आई इन, अब समझ आई बात? पहले ये सिर्फ अमेरिकन लेवल पे थी, फिर हुआ क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन मिलना शुरू हुई इंटरनेशनल लेवल पे, फिर ये बाकी जो इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उन्होंने भी उनकी गाइडलाइंस को अप्रूव एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। इसलिए अच्छा, ये क्या करती है? इट डेवलप्स एंड अप्रूव नर्सिंग डायग्नोसिस, बनाती है और अप्रूव करती है। इट रिवाइजेज द नर्सिंग डायग्नोसिस एवरी 2 years। रिवाइज करने की क्यों जरूरत आती है? इसलिए कि पेशेंट की जो डेटा है या पेशेंट खुद एक क्वालिटेटिव स्टेटस में होता है, हमेशा चेंज होता रहता है ना, इंसान के हालात चेंज होते रहते हैं, तो उसी चेंज की वजह से हो सकता है किसी डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट में चेंज की जरूरत पड़ जाए। और अगर मिसाल के तौर पे 500 स्टेटमेंट्स हमारे पास बनी हुई, हो सकता है 5-10 बढ़ानी पड़ जाए, न्यू प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। जैसे कोविड नहीं था, पहले नहीं था ना, तो कोविड की बाद बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो कोविड से पहले नहीं थी, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके न्यू स्टेटमेंट्स भी बनी होंगी। इफ प्रॉब्लम डज नॉट फिट इन नेंडा डायग्नोसिस, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो नेंडा डायग्नोसिस में फिट नहीं हो रही, बेहतरीन एग्जांपल कोविड है। कोविड के आने तक तो नेंडा ने कोविड की जो डायग्नोसिस अभी बनी हुई वो तो नहीं बनाई होगी ना, लेकिन कोविड की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई, तो ये फिट नहीं हो रही। तो फिर क्या? फिर नर्स कैन यूज देयर ओन टर्मिनोलॉजी फॉर नर्सिंग। अगर उसके पास नेंडा में डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट नहीं बनी हुई एक पेशेंट पे जिस पे वो केयर दे रहा है, उसकी रेलेवेंट डायग्नोसिस नहीं बनी हुई, तो ये ओन भी नर्सिंग टर्मिनोलॉजी यूज कर सकता है उसकी केयर के हवाले से। अब आ जाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस। लफ्ज कंपोनेंट की मीनिंग क्या है? लफ्ज कंपोनेंट की मीनिंग है पार्ट्स, हिस्से, यानी जिस टॉपिक को हम अभी पढ़ रहे हैं ना, नर्सिंग डायग्नोसिस, उसकी स्टेटमेंट अज्यूम करें आप, वो स्टेटमेंट इन पार्ट्स पे होगी जो कंपोनेंट हम पढ़ने वाले हैं। अब समझ आई बात? यानी इस एक को भी निकालेंगे तो ये अधूरी हो जाएगी। तो देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। कोई भी स्टेटमेंट बनेगी उसके अंदर प्रॉब्लम तो यानी होगी होगी। क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ द क्लाइंट्स हेल्थ प्रॉब्लम, और दूसरा क्या होगा? एटियोलॉजी, काज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, और तीसरा साइंस एंड सिम्टम का तस्करा आपस में होगा। अब ये एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट है जिसका अभी हमने डिस्कशन किया था कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट का मतलब है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखी हुई स्टेटमेंट, कि इसकी स्टेटमेंट सर्टन डिजाइंड है, क्योंकि ये नेंदा ने दी है, क्योंकि नेंदा ने कुछ प्रोटोकॉल सांचा फिट किया हुआ है, वो ये है। इन्हीं को लेके फिर स्टेटमेंट सेट की। अब देखते हैं कि कहाँ पे ये फिट हो रही है। क्या लिखा हुआ है? acute pain related to abdominal surgery is evidenced by patient discomfort and pain scale। अब इसको तोड़ते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? acute pain, पेन प्रॉब्लम है ना, मरीज तकलीफ में होगा, ठीक है। related to abdominal surgery, एटियोलॉजी क्या है? क्लियर हो गई बात?
अच्छा, साइंस एंड सिम्टम एविडेंस्ड बाय पेशेंट डिस्कम्फर्ट एंड पेन स्केल। अच्छा, एक और चीज भी है, पेन स्केल। अब देखिए, एविडेंस बाय देना इसमें बहुत जरूरी है। क्यों? इसलिए कि कोई भी साइंस एंड सिम्टम्स अपनी इनसाइट से केयर गिवर या असेसमेंट करने वाला या नर्स नहीं लिख सकता। ही डू नॉट अलाउ टू राइट द साइंस एंड सिम्टम ऑन हिज ओन विश इनसाइट, नहीं, बाकायदा उसको एविडेंस भी देना पड़ेगा। और उसका एविडेंस के तौर पे यहाँ पे क्या था? पेन स्केल। पेन स्केल तो झूठ नहीं बोलेगा ना, इसीलिए यानी अपने तुक्के पे नहीं बनाएगा साइंस सिम्टम भी, कि मुझे लगता है कि पेशेंट जो ना वो इरिटेट है और बेचैन है, इसको दर्द है। नहीं, वो दर्द अपनी मर्जी से नहीं लिखेगा, बाकायदा उस पर टूल अप्लाई करेगा। इसी तरीके से टेम्परेचर है, किसी पेशेंट का टेम्परेचर रेज किया हुआ है तो अपनी मर्जी से नहीं लिखेगा हिज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, नहीं, थर्मामीटर लगाएगा, उसी का रेफरेंस देगा। दिस इज कॉल्ड एविडेंस बाय। एक पेशेंट को क्लिनिकली असेस किया और उसको लगा कि इसको मलेरिया लग रहा है, तो वो लग रहा है नहीं लिखेगा, बल्कि लैब रिपोर्ट करा के वो लिखेगा। एविडेंस बाय मलेरिया पैरासाइट ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा।